नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में भी आपको साइंस के टॉप मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। तो आप इस सेशन के अंत तक बने रहिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले प्यारे साथियों। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है साथियों तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र से जितने मोस्ट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे इस आज के वीडियो लेक्चर में शामिल करने की कोशिश की है प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो लेक्चर के अंत तक बने रहिए और साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आज का ये सेशन आपको किस प्रकार लगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको अब थोड़े दिनों बाद में टॉपिक वाइज सीरीज़ देखने को मिलेंगी प्यारे साथियों। यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बेहतरीन कंटेंट एनसीईआरटी की बुक से सारा कंटेंट मिलेगा प्यारे साथियों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करने की कोशिश करिए प्यारे साथियों, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँ साथियों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना तंत्रिका तंत्र। आपको पता है दोस्तों, हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका ही मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है प्यारे साथियों। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर अपने तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है प्यारे साथियों। अब जानने की कोशिश करते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। बिल्कुल देसी भाषा में समझेंगे, कोई किताब की लैंग्वेज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे, देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपने क्या होता है, थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि जब हमारे पैर में कोई कांटा चुभता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पैर को तुरंत उस कांटे से दूर कर लेते हैं। मतलब अपन उससे पैर को ऊपर उठा लेते हैं, कांटे से अलग करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमें तुरंत पता लग जाता है कि हमारे पैर में कांटा चुभ गया? तो दोस्तों, इसका कारण है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसी के कारण हमारे को पता लगता है कि हमारे पैर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ या कोई नुकीली चीज़ है वो चुभ चुकी है। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का ही इसका पूरा रोल होता है, इस चीज़ को, इस संदेशों को विभिन्न या कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, वो उसके माध्यम से हमें पता लगता है। तो प्यारे साथियों, हमारे शरीर में क्या होता है कि जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, उनका एक जाल बना हुआ है। यानी विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं साथियों। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। पहला क्वेश्चन है साथियों, ग्रहण ग्राही किसके लिए होते हैं? दोस्तों, आप यहाँ से थोड़ा सा हमें समझना है कि ग्रहण ग्राही से क्या तात्पर्य है। ग्रहण ग्राही का मतलब होता है कि जैसे अपन किसी चीज़ का या किसी गंध को अपन अपनी श्वसन नलिका के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये किस प्रकार की गंध है। तो साथियों, ग्रहण ग्राही से मतलब अपनी जो एक इंद्री से है। इंद्री का मतलब हमारे शरीर में क्या है साथियों, 5 इंद्रियाँ पाई जाती है। कितनी इंद्रियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर में? 5 इंद्रियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है साथियों? आपको पता होगा साथियों, हमारे शरीर में 5 इंद्रियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? आँख, आँख, कान, नाक, जिह्वा, जीवा और त्वचा। 5 इंद्रियाँ कौन कौन सी पाई जाती है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियाँ होती है जो हमें बाह्य वातावरण से जोड़ के रखती है साथियों। मतलब हमारे बाह्य वातावरण में कोई भी एक्टिविटी होती है, तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमारे वातावरण में क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों से हम बाह्य वातावरण से जुड़ते हैं साथियों। तो ये 5 इंद्रियाँ हैं। तो आपको पता है दोस्तों, इन सब 5 इंद्रियों से ही हमें विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय जो क्रियाएं होती हैं उनका पता लगता है। तो ग्राही मतलब हमारे से जो अपन किसी भी गंध को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो श्वसन नलिका या जो सांस जहाँ अपन नाक से लेते हैं, तो वहाँ से तात्पर्य है, नाक से मतलब ग्राही एक तरह से ले सकते हैं। तो ग्रहण ग्राही किसके लिए होती है?
तो ग्राणग्राही का मतलब एक तरह से नाक से अपन ले सकते हैं। तो ग्राणग्राही का क्या कार्य है? प्रकाश की संवेदना के लिए ये काम आती है, गंध की संवेदना के लिए काम आती है, स्पर्श की संवेदना के लिए काम आती है, या फिर स्वाद की संवेदना के लिए। दोस्तों आपको पता है ग्राणग्राही या नाक जिसे अपन बोलते हैं वो गंध की संवेदना के लिए काम आते हैं प्यारे साथियों। और आपको पता होगा साथियों स्पर्श की संवेदना के लिए त्वचा काम में ली जाती है, यानी त्वचा से हमें किसी भी चीज़ का अपन स्पर्श करते हैं तो पता लगता है। स्वाद आपको पता है साथियों जो अपनी जीवा है वो स्वाद का पता लगाने में जीवा का उपयोग लिया जाता है साथियों। तो ग्राणग्राही का मतलब होता है कि गंध की संवेदना के लिए ग्राणग्राहियाँ हमारे शरीर में काम में ली जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर होता है साथियों? न्यूरॉन से या फिर तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। संरचनात्मक का मतलब आपको पता है कि जो उसकी संरचना बनती है तंत्रिका तंत्र की, उससे तात्पर्य है संरचनात्मकता। और क्रियात्मकता का मतलब होता है कि जिसे तंत्रिका तंत्र किस चीज़ की वजह से कार्य करता है तो वो होता है क्रियात्मक। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब समझ गए। और साथ में आपको पता है कि जो न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका होती है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं साथियों? दोस्तों हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो होती है हमारे शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियां, दूसरी होती है नलिका युक्त ग्रंथियां। दूसरी होती है नलिका युक्त ग्रंथियां। दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, नलिका विहीन ग्रंथियां और नलिका युक्त ग्रंथियां। दोस्तों जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती है उनमें तो क्या पाई जाती है? उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। तो उनमें जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन एक्टिव होते हैं या जो स्त्रावित होते हैं या उनका जो स्त्रावण होता है वो नलिकाओं से ही होता है, नलिका युक्त ग्रंथियों में तो। और जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उन नलिका विहीन ग्रंथियों के अंदर क्या होता है कि इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। आपको साथियों नाम से ही पता लग रहा है कि नलिका विहीन, विहीन का मतलब है कि वहाँ पे नलिकाएं एब्सेंट होती है, उपस्थित नहीं होती है। तो नलिका विहीन ग्रंथियों में क्या होता है कि जो हार्मोन होते हैं वहाँ नलिका तो पाई जाती नहीं है, और जो हार्मोन है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में स्त्रावित किए जाते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? डायरेक्ट ब्लड में स्त्रावित किए जाते हैं। तो इन नलिका विहीन ग्रंथियों में हमारी जो ग्रंथियाँ आती है ना जितनी भी, जैसे थाइमस ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, या जितनी भी प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथियाँ हैं, ये ग्रंथियाँ होती है नलिका विहीन ग्रंथियाँ प्यारे साथियों, जो अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में स्त्रावित करती है। तो प्यारे साथियों नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती है प्यारे साथियों। तो याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियाँ कहते हैं। और पाचक ग्रंथियाँ आप जानते हो, पाचक ग्रंथियाँ वो होती है साथियों जो हमारी पाचन की क्रिया में सहायक होती है, जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब है वो पाचक ग्रंथियों में शामिल होती हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है? कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है? दोस्तों आपको उपार्जित से यहाँ मतलब है कि किसके द्वारा ग्रहण की जाती है। आपको यहाँ ये इस प्रकार समझना है कि जो सूचनाएं होती है किसमें? तंत्रिका तंत्र में, वो तंत्रिका कोशिका के कौन से पार्ट में सबसे पहले ग्रहण की जाती है साथियों। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ डायग्राम बना के समझा देता हूँ प्यारे साथियों। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम मैं आपको बना के थोड़ा सा बता देता हूँ प्यारे साथियों। डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। ये मान लीजिए कि कोई तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन है प्यारे साथियों। दोस्तों इसमें आपको पता है कि ये तो होते हैं दुर्मिका या फिर डेंड्रोइड्स, ये होते हैं दुर्मिका।
और इसके बीच में पाया जाता है कोशिका काय। क्या पाया जाता है बीच में? बीच में पाया जाता है कोशिका काय। सही है। इसके मिडिल पार्ट में पाया जाता है केंद्रक। बिल्कुल मध्य में पाया जाएगा केंद्रक। और साथ में साथियों यहाँ पे पाया जाता है तंत्रिकाक्ष। क्या पाया जाता है साथियों? इनके बीच में पाया जाता है तंत्रिकाक्ष, जिसे एक जोन भी कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष या एक जोन यहाँ पाया जाता है। और यहाँ इसके अंत में पाया जाता है एक जोन छोर। एक जोन छोर। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या होती है कि किसी भी शरीर में किसी सूचना का, जैसे कोई भी मान लो अपने शरीर में कांटा चुभता है, तो उसकी जो सूचना है ना, वो सबसे पहले दुर्मिका में आती है प्यारे साथियों। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना यहाँ पे डायग्राम में, ये जो डायग्राम स्ट्रक्चर जो संरचना दिख रही है, उसमें जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये न्यूक्लिय, तो ये दुर्मिका या फिर डेंड्रोइड्स होती है। सबसे पहले सूचना यहाँ ग्रहण की जाती है। डायग्राम में देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ ग्रहण की जाती है, उसके बाद में कोशिका काय में आती है। यहाँ कोशिका काय है, यहाँ आती है। उसके बाद में यहाँ से इधर जाती है साथियों, इधर की तरफ जाती है, तंत्रिकाक्ष की तरफ जाती है। उसके बाद में तंत्रिका के अंतिम अंतिम छोर तक आती है। और उसके बाद में इससे ही जस्ट आगे थोड़ा सा गैप देकर दूसरी तंत्रिका कोशिका का निर्माण होकर, मतलब आगे इसके आगे दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाती है। तो ये सूचनाएं क्या करते हैं, एक तंत्रिका कोशिका के बाद में दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में जाते हैं प्यारे साथियों। तो इस प्रकार संदेश क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में जाता है, उसके बाद आगे तंत्रिका कोशिकाओं में। ऐसे कई प्रकार की अरबों खरबों तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है प्यारे साथियों। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित या फिर सबसे पहले ग्रहण की जाती है? तो सबसे पहले दुर्मिका में ग्रहण की जाएगी। दुर्माकृतिक जो सिरे होते हैं ना, इनमें ग्रहण की जाएगी। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन है तंत्रिकाक्ष, केंद्रक या दुर्माकृतिक सिरे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दुर्माकृतिक जो सिरे होते हैं, दुर्माकृतिक सिरों में सबसे पहले सूचना है वो ग्रहण की जाती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि ये कोई तंत्रिका कोशिका मान लो, ये है तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका मान लो ऐसी है। तो इस तंत्रिका कोशिका के बीच में क्या होता है, एक खालिस्तान, थोड़ा सा खालिस्तान होता है यहाँ पे। मान लीजिए तंत्रिका कोशिका, यहाँ से बीच में थोड़ा सा खालिस्तान होके बाद में दोबारा दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ से शुरू हो जाती है प्यारे साथियों। दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इसके बीच में जो खालिस्तान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के मध्य जोड़ने के लिए जो बीच में खालिस्तान पाया जाता है, उसे सिनेप्स कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो याद रखिए साथियों, सिनेप्स ये होता है जो दो तंत्रिका कोशिकाओं को बीच में जोड़ता है, यानी खालिस्तान एक ऐसे मान लीजिए खालिस्तान होता है जो इसे सिनेप्स कहा जाता है। दुर्मिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है? साथियों, मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया था कि सबसे पहले सूचनाएं हैं या जो विद्युत आवेग है वो दुर्मिका में आता है। सबसे पहले दुर्मिका में आएगा, दुर्मिका के बाद में कोशिका काय में आता है। कहाँ आता है? कोशिका काय में आएगा, कोशिका काय में आएगा। कोशिका काय के बाद में तंत्रिकाक्ष यानी एक जोन में आता है। एक जोन के बाद में एक जोन छोर तक आता है। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले तो दुर्मिका में आता है। सही है, यानी जो सूचनाएं सबसे पहले दुर्मिका के द्वारा ग्रहण की जाती है। उसके बाद में दुर्मिका के बाद में जाता है कोशिका काय। कोशिका काय जो मैंने आपको बीच में डायग्राम में बताया था ना, जो बीच में पाई जाती है ना, वो कोशिका काय होती है। फिर कोशिका काय से पाया जाएगा आगे अपना जो तंत्रिकाक्ष या फिर एक जोन होता है, तंत्रिका का काक्ष तक जाता है। तो तंत्रिकाक्ष से आगे फिर ये जाएगा जो एक जोन छोर होता है ना, अंतिम छोर, एक जोन छोर जिसे कहा जाता है, वहाँ तक ये जाते हैं। इस प्रकार सूचनाएं जाती है, सबसे पहले दुर्मिका, फिर कोशिका काय, फिर तंत्रिकाक्ष और फिर एक जोन छोर तक। ऐसे सूचनाएं हमारे शरीर में, यानी ये जो सारी संरचनाएं हैं वो कोशिका मतलब तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है। और ऐसे क्या सूचनाएं एक कोशिकांग से दूसरी कोशिकांग में जाते रहते हैं साथियों। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दुर्मिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है? दुर्मिका से कहाँ जाएगा साथियों? ये दुर्मिका है, तो दुर्मिका से कहाँ जा रहा है? दुर्मिका से कोशिका काय में जा रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ कोशिका काय, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों कोशिका काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भाग होता है। दोस्तों, अपना जो मस्तिष्क है उसके महत्वपूर्ण 3 पार्ट पाए जाते हैं प्यारे साथियों। 3 पार्ट कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये 3 मोटे मोटे पार्ट पाए जाते हैं अपने मस्तिष्क के। फिर इनके भी अलग अलग डिवाइडेशन हो जाते हैं।
जैसे अग्र मस्तिष्क है, उसके दो भाग होते हैं। कौन सा? एक तो होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा है डाइएनसिफेलोन। क्या? डाइएनसिफेलोन। डाइएनसिफेलोन, ये दो पार्ट होते हैं किसके? अग्र मस्तिष्क के होते हैं साथियों। और लास्ट में जो पश्च मस्तिष्क है उसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मेडुला ओम्ब्लोगेटा। सही है साथियों, मेडुला ओम्ब्लोगेटा। दूसरा है पोन्स और तीसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम, याद रखिएगा साथियों, सेरिब्रम तो होता है प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम है वो उसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। तो सेरिब्रम अलग होता है और सेरिबेलम अलग होता है। सेरिब्रम तो होता है प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम होता है अनुमस्तिष्क, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग होता है प्यारे साथियों। तो हमारे मस्तिष्क का तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है साथियों। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को मैंने आपको बताया था, इसको सेरिब्रम भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जामों में आता है। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका अन्य नाम है सेरिब्रम। मेडुला एम्ब्लोगोटा होती है मतलब जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका भाग होती है, और मध्य मस्तिष्क जो बिल्कुल मिडिल पार्ट में पाया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अनिच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला एम्ब्लोगोटा के द्वारा, अग्र मस्तिष्क के द्वारा, मध्य मस्तिष्क के द्वारा या फिर सेरिब्रम के द्वारा? दोस्तों सभी जो अनिच्छिक क्रियाएं हैं, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि जो अनिच्छिक क्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं। अनिच्छिक क्रियाएं वो होती है जिनमें हमारी कोई भी, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर पाते या अपनी इच्छा के विरुद्ध होती है, यानी उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, बिना इच्छा की अनिच्छिक क्रियाएं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हृदय स्पंदन, यानी कि हमारा जो हृदय अपना जो हार्ट है वो मतलब धड़कता है ना, तो उसका कारण है कि वो अनिच्छिक क्रियाओं के कारण उसमें कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि वो इच्छा किससे होता है। ऐसे ही हमारी आंखें की जो पलकें होती हैं, आंखें की पलकें, इन्हें अपन जानबूझकर थोड़ी ना झपकाते हैं, ये बिल्कुल अपने आप ही झपकती रहती है। ऐसे ही अपना जो रक्तचाप है यानी ब्लड ब्लड है वो क्या बहता रहता है धमनियों में, इसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो बिल्कुल अनिच्छिक क्रियाओं में आती है, जैसे छींक आना, श्वास लेना, ये अनिच्छिक क्रियाएं हैं साथियों। तो इनको जो नियंत्रित करता है वो करता है मेडुला एम्ब्लोगोटा। मैंने अभी बताया था मेडुला एम्ब्लोगोटा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है साथियों, अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम होता है, उसे क्या कहा जाता है? सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? मैंने भी आपको बताया था, प्रमस्तिष्क इसे कहा जाता है। ये अग्र मस्तिष्क का या पूरे मस्तिष्क का ही सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ये दो पार्ट होते हैं मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो सभी अनिच्छिक क्रियाओं को मेडुला एम्ब्लोगोटा है वो नियंत्रित करता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ये जनरली कई एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ नॉर्मल क्वेश्चन है। 1300 से लेकर 1400 यहाँ ग्राम आएगा प्यारे साथियों, ग्राम के अंदर आता है इसकी वैल्यू। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1300 से 1400 ग्राम। तो दोस्तों आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए हैं प्यारे साथियों। बेहतरीन एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के पता लग भी गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ अच्छे लेवल के हैं, कुछ लो क्वेश्चन भी हैं। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा लो क्वेश्चन, एक डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि आपके एक छोटे से कमेंट से, लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन मिलता है साथियों। तो आप रोज़ इस कंटेंट से, इस चैनल से जुड़िए साथियों। अगर आपके किसी भी भर्ती परीक्षा में साइंस का पोर्शन आ रहा है तो मैं पूरी वो कह सकता हूँ कि आप पूरी मेहनत से अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका पूरा जो टॉपिक है यहाँ से ज़रूर कवर होगा प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।